बाबू 19 तारीख को और 12 या 13 तारीख को जब एमसीएल में मेरा थोड़ा बहुत इज्जत रखिएगा, कम से कम 60% आदमी भी इज्जत रख दीजिएगा, तो हम मानेंगे कि हमने जो मेहनत की आप लोग के लिए वो फलीभूत हुआ। ठीक है, देखिए आपका एक माइंड वर्किंग का चैप्टर है रेगुलेशन में, जिसमें रेगुलेशन 104 से रेगुलेशन 132 है। ठीक है, ये सब को हमने मोटा मोटी कहीं ना कहीं बताया, लेकिन अभी हम दो दो लाइन में, तीन तीन लाइन में 104 से 132 तक बताएंगे। 104 से 132 तक बताएंगे। मोटा मोटी कितना हुआ, दोनों को ले लेंगे तो 29 हो जाएगा। 104 में से 132 घटाएंगे तो 28 आएगा। बोलेगा 28, दोनों को शामिल कीजिएगा तो 29 आएगा। 29 रेगुलेशन है, और ये 29 रेगुलेशन को हम ज्यादा 40 सेंटेंस में समझा देंगे। और ये 29 रेगुलेशन आपके पूरे सीएमआर पर भारी है। पूरे सीएमआर से जितने क्वेश्चन आएंगे उतने अकेले इस 29 रेगुलेशन में से आएंगे। अभी हम इस वीडियो में ले रहे हैं रेगुलेशन 107 से 119, फिर 120 से लेकर 132 तक लेंगे, और 104 से 106 तक लेंगे। ठीक, 3 पार्ट में भेजेंगे। पहला पार्ट चालू करते हैं 107 से 119 तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन लीजिए, पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं, और दो दो लाइन में बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। स्पॉइल बैंक हाइट इज 80 मीटर, व्हाट विल बी द ओवरऑल स्लोप। एक मेरा डंप है, उसका हाइट 80 मीटर है, तो ओवरऑल स्लोप कितना होगा। मैक्सिमम बच्चा लोग 37.5 डिग्री लिखेगा, कोई केकरो कुछ लिखेगा। अरे भैया, हम आपको जब रेगुलेशन 108 बताए थे स्पॉइल बैंक्स एंड डंप्स, उसमें हम उसका सब रेगुलेशन 3 बताए थे। क्या बताए थे कि जब स्पॉइल बैंक का हाइट 30 मीटर से अधिक हो जाए तो आपको बेंचिंग करना है। क्या करना है, बेंचिंग करना है। और हर एक बेंच का ऊंचाई मतलब हाइट 30 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। कोई भी बेंच का, किसका, स्पॉइल बैंक का, वो भी डंप का हाइट की बात कर रहा है, वो 30 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। और जो ओवरऑल स्लोप यदि बनेगा, वो ओवरऑल स्लोप जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1:1.5, मतलब 1 वर्टिकल रहेगा और 1.5 हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। बेस ठीक नहीं बना, ये 1 वर्टिकल हो गया और ये 1.5 जो है हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, और ये इससे जो एंगल बन रहा है, ये कितना बताया था, 33.5 डिग्री। एक्चुअली ये 33.7 आता है। ठीक है, कितना आता है, 33.7। याद रखने के लिए हम 33.5 डिग्री बताए थे। ठीक है, तो यदि 30 मीटर से अधिक है कि नहीं आपका डंप का हाइट, सब रेगुलेशन 3 आप 108 क्या बोलता है कि यदि डंप की हाइट, स्पॉइल बैंक की हाइट 30 मीटर से अधिक है तो बेंचिंग करेंगे, और बेंचिंग कर हर बेंच का ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। और वो जो डिफरेंट बेंचेस बने तो उनका जो ओवरऑल स्लोप बनेगा, वो ओवरऑल स्लोप जो है वो 1 वर्टिकल और 1.5 हॉरिजॉन्टल से अधिक नहीं होगा। नॉट एक्सीडिंग बोलता, यदि उसको एंगल में बोलते हैं तो 33.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऐसा है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये मान लो हमने ये डंप का प्रोफाइल बना दिया। क्या बना दिया, डंप का एक प्रोफाइल बना दिया। तो ये जो डंप, ये वर्किंग बेंच नहीं है, ये क्या हो गए, ये डंप की बात चल रही। वर्किंग बेंच में भी बेंच ऐसे ही बनाते, तो बेंचिंग ना करने के लिए बोल रहे आपको डंप में भी, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेप का स्टेप बाय स्टेप रहेगा। तो ये हो गया क्रेस्ट, और ये क्या हो गया, टो बेंच का जो निचला हिस्सा उसको टो बोलते हैं, बेंच का सबसे ऊपरी हिस्सा को क्रेस्ट बोलते हैं। इतना ही, बहुत बड़ा बात नहीं है। उधर हम बहुत लंबा चौड़ा बताए, यहाँ पे उतना बताएंगे तो 4 घंटा बन जाएगा। तो ये जो अपर बेंच का क्रेस्ट
अपर बेंच का मतलब टॉप बेंच का क्रेस्ट, और ये जो बॉटम बेंच या लोअर बेंच है, सबसे बॉटम मोस्ट बेंच है, उसका टो को मिलाने के लिए जो ये लाइन हमने ड्रॉ किया, और ये क्या है आपका हॉरिजेंटल, इसके बीच जो एंगल बना, दिस एंगल इज नोन एज ओवरऑल स्लोप एंगल। और यदि आपने डम में क्या किया, 30 मीटर से ज्यादा था आपका डम का हाइट कितना दिया, देखिए 80 मीटर दिया, 80 मीटर था मतलब 30 मीटर से अधिक है तो बेंच इन कर दिया। ये हर एक बेंच का ऊंचाई कितना रहेगा, 30 मीटर, इसका भी कितना रहेगा 30 मीटर, इसका भी ऊंचाई कितना रहेगा 30 मीटर। और ये जो ओवरऑल स्लोप एंगल बन रहा है, दिस शुड नॉट एक्सीड 1 वर्टिकल एंड 1.5 हॉरिजॉन्टल, दैट इज 33.7 डिग्री। कोई दिक्कत है? आपको एक और बात बता दूं मैं, ओवरऑल स्लोप का डेफिनेशन पूछ सकता है, चार को ऑप्शन देगा, एक सही रहेगा बाकी गलत रहेगा। मान लो वहां पे आपका बेंच में क्या बोलते हैं, इसी को जब हम वर्किंग बेंच बनाते हैं ओवरऑल पिट स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरऑल पिट स्लोप बोलते हैं। तो ओवरऑल पिट स्लोप में भी वही बात है कि जो ऊपरी बेंच उसका क्रेस्ट और सबसे निचला बेंच का टो को मिलाने वाली लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बना, वो एंगल को हम बोलते हैं ओवरऑल पिट स्लोप। क्योंकि यहाँ ढेर सारे पीठ मतलब बेंचेस को मिला के नहीं एंगल बना, इसलिए उसको ओवरऑल पिट स्लोप बोलते हैं। बहुत जगह बताया हुआ है मैंने, अभी आपको जस्ट रिमाइंड करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो फिर बाबू वो 37.5 डिग्री वाला का बोला बताए थे जी हम बताए थे का कि जो ये स्लोप एंगल बनेगा बेंच का, सॉरी डम का या स्पॉइल बैंक का जो स्लोप एंगल रहेगा, वो दो बात पर निर्भर करता है। कितनी बात पर निर्भर करता है? दो बात। एक तो नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द मटेरियल टू बी डम्प्ड, जिस मटेरियल को डम्प्ड किया जाना उसका नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एक। दूसरा क्या है कि इस आधार पे तो हम तय करेंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जो आप तय कीजिएगा वो 37 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पॉइल बैंक का स्लोप, ठीक है। स्लोप का एंगल मतलब उससे ज्यादा 37.5 डिग्री ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब 30 मीटर से ज्यादा आपका डम का हाइट हो जाए तब ये वाला बात लागू होता है 133.5 डिग्री वाला। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ठीक है। और मोटा मोटी स्पॉइल बैंक में हम कुछ ये डायरिया का भी इस्तेमाल किया, कुछ बताए थे। हाँ, और एक हम बात बताना चाहते हैं आपको। हम बताए थे 108 जब बता रहे थे तो क्या बताए थे हम? ये बताए थे कि आपका जो डम का टो है वो किसी भी पब्लिक रोड, पब्लिक कोई बिल्डिंग, माइन ओपनिंग, रेलवे, इस टाइप का कोई भी कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर जो कि माइन ओनर का नहीं है उसके 100 मीटर के अंदर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमको डंपिंग करते हुए किधरों नहीं घुस जाना है। आपका डंपिंग का टो ये जो हमने स्ट्रक्चर के नाम बताए उनसे 100 मीटर दूर रहना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन इसी 108 में और एक बात बताएगा, उसको भी बोल देता हूं। क्या बोला था कि टॉप सॉइल को जो है ना अलग जमा करके रखना है, ऐसा बोला गया। टॉप सॉइल शेल बी स्टैक्ड सेपरेटली सो दैट इट कैन बी यूज्ड टू कवर द रिक्लेम्ड एरिया, ठीक है। जब रिक्लेमेशन करेंगे तब रिक्लेमेशन के लिए वो टॉप सॉइल का हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा बताया होगा 108 में। बहुत बढ़िया और लंबा चौड़ा बताएंगे। तो एक वर्ड आ गया यहाँ रिक्लेमेशन, तो काहे नहीं हम रिक्लेमेशन ही देख ले। व्हाट इज रिक्लेमेशन? रिक्लेमेशन का मेरा पार्ट 24 है, उसको देखिएगा। एनसीएल का जो प्लेलिस्ट है उसका पार्ट 24 में। लेकिन व्हाट इज रिक्लेमेशन? व्हाट इज रिक्लेमेशन? और इसका डेफिनेशन दिया है रेगुलेशन 107 में। कहां दिया है बेटा? 107 में। हम बोले ना 107 से चालू करेंगे, तो हम तो चालू किए तो 8 से अब आ गया रेगुलेशन 107। 7, 8 हो या फिर 9, 10, 11, 12 से बढ़ेंगे। रेगुलेशन 107 रिक्लेमेशन क्या बोला है आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, आधा लिख देगा बाकी छोड़ देगा, तो आपको याद होगा तब न कीजिएगा। रिक्लेमेशन किसको बोलते हैं? रिक्लेमेशन all excavations made by open cast working
shall be suitably reclaimed by backfilling or any other means ये रिक्लेमेशन का डेफिनेशन है। क्या बोला, हिंदी में बोल देते बच्चे लोग जो हिंदी समझते हैं। रिक्लेमेशन का मतलब है जो भी हमने ओपन कास्ट वर्किंग में, ओपन कास्ट माइनिंग में एक्सकावेशन किया, एक्सकावेशन को क्या बोलते हैं बेटा, वर्किंग का कई बार डेफिनेशन बताया था। वर्किंग का बोल, इसके बाद उसको भी लेते, वर्किंग का डेफिनेशन बताया है। वर्किंग का जब भी डेफिनेशन लिखे उसमें बोला था कि वर्ड याद रखिएगा, एक्सकावेशन। तो जो भी हमने वर्किंग किया, वर्किंग जहां से हो गया मतलब वहां से कोयला निकल गया, तब उसको वर्किंग, वो वर्किंग प्लेस नहीं है आपका, ठीक है। तो जो ऑल एक्सकावेशन मेड बाय ओपन कास्ट माइनिंग, मतलब जो भी ओपन कास्ट माइनिंग से आपने एक्सकावेशन किया, खुदाई किया, उत्खनन किया, ठीक है, उस उत्खनन को बैकफिलिंग के द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा अच्छी तरीके से भर देने को रिक्लेमेशन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, ऐसा इसका रेगुलर सेक्शन 60 में लिखा है, ऑल excavation made by open cast mining shall be suitably reclaimed, कहीं बेटा स्पेलिंग गड़बड़ा जाए जल्दी जल्दी लिखने में तो अपना सुधारना। shall be suitably reclaimed by backfilling, वर्ड क्या याद रखना है आपको, shall be suitably reclaimed, यहां से याद रखना, shall be suitably reclaimed by backfilling, क्या याद रखेंगे बेटा, backfilling, shall be suitably reclaimed by backfilling or by any other means, ठीक है। अब इसका बताया, बैकफिलिंग क्या होता है, जहां से हमने कोयला निकाल लिया वो डिकोल्ड एरिया हो गया। डिकोल्ड एरिया इज अ वर्किंग, नॉट अ वर्किंग प्लेस, ठीक है। तो वो वर्किंग जो आपका डिकोल्ड एरिया, वहां पे क्या कीजिएगा आप, जो आप ओबे निकाल रहे हो ओबे ले जाके वहां भर दीजिए, बैक पीछे से जिधर निकाल लिया आपने, बैक पीछे की तरफ से उसको क्या करते, फिल करते आ रहे, भरते आ रहे, तो हो गया बैक फिलिंग। लेकिन आप बैक फिलिंग नहीं किए तो भैया और कहीं से मिट्टी लाइए, कुछ कीजिए और उसको भर दीजिए, वही चीज है बाय एनी अदर मीन्स, या किसी अन्य तरीके से वो जो डिकोल्ड एरिया है, एक्सकावेशन है, वर्किंग है, उसको भर देना। वर्किंग प्लेस अलग होता है, वर्किंग अलग होता है, ठीक है। वर्किंग को क्या बताया था, वर्किंग मीन्स एनी एक्सकावेशन मेड आर बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल, ठीक है। कोयला को पाने के लिए या कोयला का पता लगाने के लिए की जा रही खुदाई या की गई खुदाई, एक्सकावेशन मतलब खुदाई, की गई खुदाई या की जा रही खुदाई, किया गया एक्सकावेशन या किया जा रहा एक्सकावेशन को वर्किंग बोलते हैं, ठीक है। तो गोप क्या है आपका, गोप इज अ वर्किंग, नॉट अ वर्किंग प्लेस, गोप इज नॉट अ वर्किंग प्लेस। हम गोप का डेफिनेशन 1000 बार बोले हैं। गोप मीन्स any part of below ground workings, any part of below ground workings where from a pillar or part thereof, or in the case of longwall working, coal has been extracted but which is not a working place, ये गोप कन्फेशन में था, ठीक है। डिकोल्ड एरिया क्या है, वर्किंग है, नॉट अ वर्किंग प्लेस। व्हाट इज वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस मीन्स एनी प्लेस इन अ माइन टू विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस, एक वर्ड याद रखिएगा, वर्किंग लॉफुल एक्सेस, क्या याद रखिएगा, लॉफुल एक्सेस, कानूनी अधिकार है माइन का वो कोई भी भाग जहां पर किसी भी व्यक्ति को जाने का कानूनन अधिकार है, उस जगह को हम वर्किंग प्लेस बोलते हैं। और एक वर्ड यही बता चल जाता है, फेस। व्हाट इज फेस, फेस किसको बोलते हैं हम, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। दो चीजें इसमें, सुपर फास्ट स्पीड में चल रहे हैं बेटा, व्हाट इज फेस, क्योंकि और भी चीजें चलते चलते देख रहे ना, फेस बोलते हैं ना, फेस जा रहा है। व्हाट इज फेस, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग, क्या बोलता है, मूविंग फ्रंट, FRONT फ्रंट, ये फ्रंट लिखा है समझ जाइए, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, किसी भी कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग फेस कहलाता है। आर मतलब या दो चीजें इसमें,
Moving front of any working place is called face. R. In by end of any gallery, in by end of any gallery, roadway और ड्रिफ्ट। एक हम फिगर बना के बताते, ये तो तुमको समझ आ गया। मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग को हम फेस बोलते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट, अंडरग्राउंड काम कैसे लिए, ये क्या है, दिस इज द फेस। व्हाट इज दिस, दिस इज द फेस। ठीक है, और ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं, किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। मान लो हम इधर बढ़ा रहे हैं तो फेस इधर बढ़ रहा है ना, आगे की तरफ। तो मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस आर द इन बाय एंड। इन बाय मतलब क्या, अंदर वाला भाग, इन बाय एंड, ये वर्ड इन बाय एंड, इसका मतलब अंदर वाला भाग, अंदर वाला सिरा, अंदर वाला, हिंदी में शुद्ध हिंदी में करेंगे तो अंदर वाला सिरा, मतलब सिरा को बोल सकते हैं भाग। ये देखिए, इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, ये गैलरी का क्या है, सबसे अंदर वाला सिरा है कि नहीं, भाग है ना। इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। सिर्फ उतना ही नहीं चल रहा, और भी बता रहे हैं, थोड़ा पानी पीने दीजिए। हाँ बेटा देखो, रेगुलेशन 109 ट्रांसपोर्ट रूल। टी रूल्स मतलब ट्रांसपोर्ट रूल। फटाफट 4 लाइन में 4 बात देखना है। ट्रांसपोर्ट रूल कौन बनाएगा, ट्रांसपोर्ट रूल कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। कौन बनाएगा, एमजीआर मतलब मैनेजर बनाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रूल बनाया तो उसका कॉपी रहेगा, वो ठीक है नहीं है, इसको अप्रूव कौन करेगा, इसको अप्रूव करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो कॉपी जो है ट्रांसपोर्ट रूल का कॉपी किसको सबमिट करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ट्रांसपोर्ट रूल की कॉपी किसको सबमिट करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। यदि इनको लगता है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस साहब को कि यदि इसमें कोई फेरबदल करने की जरूरत है तो फेरबदल करके मैनेजर साहब को अप्रूव करके भेज देंगे। और यदि अप्रूव या उनको लगता है कि ठीक भेजा है तो वैसे का वैसे ही अप्रूव करके भेज देंगे, और वही ट्रांसपोर्ट रूल माइन में लागू होगा। अब ये अप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट रूल आ गया मैनेजर साहब के पास। ये मैनेजर साहब किसने बनाया था ट्रांसपोर्ट रूल, मैनेजर ने। अब ये मैनेजर साहब क्या करेंगे, अपने फाइल में दबा के रख देंगे ना, वैसा ना करना है। करना क्या है, करना यह है कि ये जो ट्रांसपोर्ट रूल की कॉपी है वो किसके लिए, ट्रांसपोर्ट रूल, अरे जो डायरेक्ट काम कर रहा है मशीन में, चलने वाली मशीन में, चलने वाली मशीन में आगे पीछे होने वाली, जो डंपर है, ग्रेडर है, टैंकर है, ये सब मशीन में, उन मशीन के लिए ट्रांसपोर्ट रूल बनता है। तो वो जो मशीन है उनका जो ट्रांसपोर्ट रूल बनाया है, वो ट्रांसपोर्ट रूल की कॉपी किसको किसको देंगे, ऑपरेटर्स को देंगे। किसको देंगे, ऑपरेटर्स को देंगे, ऑपरेटर्स को देंगे, ऑपरेटर्स को देंगे, ड्राइवर्स को देंगे, और जो कंसर्न ऑफिशियल्स है, संबंधित ऑफिशियल्स है, उनको देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ये इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि ये जो आपका अप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट रूल है वो माइंस में लागू करे। लागू करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फोर्स द ट्रांसपोर्ट रूल किसकी जिम्मेदारी रहेगी, मैनेजर साहब की। किसकी, मैनेजर साहब। और किनकी रहेगी, ये जो कंसर्न ऑफिशियल्स है, कंसर्न ऑफिशियल्स की, इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये लोग मैनेजर और जो भी संबंधित ऑफिशियल्स है वो ट्रांसपोर्ट रूल को माइन में लागू करे, और इसके बिना कोई भी चलने वाले वाहन ना चले। इसमें जो रूल लिखे हैं उसी के तहत वो माइन में चले, ये ट्रांसपोर्ट रूल हुआ। इतना ही याद रखना है। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा बेटा, ऑफिशियल। ऑफिशियल, व्हाट इज ऑफिशियल, ऑफिशियल किसको बोलते हैं, हम बताए थे बेटा। ऑफिशियल जब भी आए तो एक वर्ड याद रखना, सुपरविजन। क्या याद रखना, सुपरविजन। ठीक है, तो ऑफिशियल का डेफिनेशन क्या हुआ, ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर। कौन अपॉइंट करेगा ऑफिशियल को, ओनर, एजेंट और मैनेजर। एंड नहीं है, मतलब कुल मिला के बात किस पे आके ठहर गई, मैनेजर के ऊपर। ठीक है, ओनर, एजेंट और मैनेजर। ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर। काहे के लिए करते हैं,
फॉर सुपरविजन ऑफ माइन और पार्ट देयर ऑफ, माइन या माइन के किसी भाग के सुपरविजन के लिए अपॉइंटमेंट होगा ऑफिशियल्स का। एंड इंक्लूड्स, और वहां लिस्ट भी दे दिया है, लिस्ट भी ऑफिशियल का दिया हुआ है रेगुलेशन में। कौन कौन बोलता है डेफिनेशन में? असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, सर्वेयर, इंजीनियर। ठीक है, ये क्या हो गए? ऑफिशियल्स हो गए। ऑफिशियल का डेफिनेशन में दिया हुआ है। हाँ बाबू, इतना हुआ। अब हमको एक बच्चा एक दिन लिखा था कि सर डस्ट इंचार्ज या सैंपलिंग इंचार्ज ऑफिशियल है या कॉम्पिटेंट पर्सन है? डस्ट इंचार्ज और सैंपलिंग इंचार्ज कौन रहता है बाबू? ओवरमैन। तो ओवरमैन यदि ऑफिशियल है तो डस्ट इंचार्ज या सैंपलिंग इंचार्ज भी ऑफिशियल हुआ कि नहीं हुआ? एक और एक बात और ख्याल रखिए, जो भी सबके सब ऑफिशियल कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉम्पिटेंट ऑफिशियल नहीं हो सकते। सभी कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफिशियल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आपका सब वेल ऑपरेटर है, डंपर ऑपरेटर है, एसडीएल ऑपरेटर है, सीआरआर ऑपरेटर है, ये कॉम्पिटेंट पर्सन है। उसका केबल मैन है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन है। इलेक्ट्रिशियन कॉम्पिटेंट पर्सन है, फिटर कॉम्पिटेंट पर्सन है, बट दे आर नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑफिशियल। लेकिन वो ऑफिशियल के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। लेकिन जितने भी ऑफिशियल वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, लेकिन सभी कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफिशियल नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा तो फिर अगले वीडियो में देख रहे हैं तो दूसरी बार एक बार डिप्लोमा करना, फिर ना क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेते हैं रेगुलेशन नंबर 111। रेगुलेशन नंबर क्या देखते हैं? 111। रेगुलेशन 111 का है बेटा? डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, डेवलपमेंट वर्क में हम एक रेगुलेशन 111 का हम टेबल भेजे हैं, ट्रिक विद ट्रिक। उसका 1-2 मिनट जो हम समझाएं ऐसे उसको छोड़ दीजिएगा, आगे में देखिएगा जहां से टेबल बनाए फट मिलेगा और बहुत बढ़िया से टेबल तैयार हो जाएगा। कोई लाग लपट नहीं है। एक बार देखिएगा, जिनने नहीं देखा है, जिनने देखा उनके लिए नहीं बोल रहा, वो तो समझ गए हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज याद रखिएगा। रेगुलेशन 111 में 111 जो जरूरत का वो वही हम बताएंगे। अभी आपका एग्जाम का टाइम है, आपके समय की भी कीमत है। रेगुलेशन 111 डेवलपमेंट वर्क क्या? हाइट ऑफ गैलरी नॉट मोर देन 3 मीटर बोलता है, और विड्थ ऑफ गैलरी नॉट मोर देन 4.8 मीटर। ठीक है, और इसका ये 4.8 मीटर ज्यादा काहे नहीं गैलरी विड्थ रखते हैं, वो हम प्रेशर आर्क थियरी में बताए हैं। अभी यहां समय नहीं है, अदरवाइज समय रहता तो बताता यहां पर भी कि गैलरी विड्थ 4.8 मीटर काहे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कोई कारण रहा होगा जब ना, तो वहां बताया। देखिएगा कभी प्रेशर आर्क थ्योरी एग्जाम के बाद देखिएगा, लेकिन देखिएगा विड्थ ऑफ गैलरी नॉट मोर देन 4.8 मीटर, हाइट ऑफ गैलरी नॉट मोर देन 3 मीटर। किसी भी परिस्थिति में डेवलपमेंट हो, डिप्लेरिंग हो, हाइटनिंग कर रहे हो, स्प्लिटिंग कर रहा हो, कुछ कर रहे हो। अब एक बच्चा हमको लिखा तो हम उसका जवाब नहीं दिए, क्योंकि हमको लगा कि वो लगता पढ़ के नहीं आया है। बोला कि स्प्लिट गैलरी का विड्थ कितना मीटर रखेंगे सर? बोला जितना रखना रख लेना यार, का फर्क पड़ता है। अरे आपको क्या बोला है? आपका स्प्लिट गैलरी, कभी डिप्लेरिंग का परमिशन पड़े होंगे वहां पर भी, यहां पर भी बोल रहा है। ठीक है, कोई भी परिस्थिति में गैलरी विड्थ इससे अधिक नहीं होगा 4.8 मीटर। गैलरी का ऊंचाई 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यदि इतना रखना तो थोड़ा कम रखना पड़ता है। जब नहीं इतना फाल फूल या होगा तो भी इतना ही रहे। तो आपका जो स्प्लिट होगा, स्प्लिट गैलरी होगा, उसका चौड़ाई ओरिजिनल गैलरी से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, और किसी भी परिस्थिति में 4.8 मीटर ज्यादा तो रहेगा ही नहीं रहेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर जोन में जिस जगह आप डिप्लेरिंग कर रहे हैं और उस जगह गैलरी विड्थ 3.6 मीटर है,
गैलरी विड्थ ओरिजिनल गैलरी का, डेवलपमेंट गैलरी का चौड़ाई 3.6 मीटर के एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो आपका स्प्लिट गैलरी का भी वेट 3.6 मीटर ही रहेगा। और किसी भी परिस्थिति में आपके स्प्लिट का भी जो चौड़ाई है वो 4.8 मीटर ज्यादा नहीं होगा, तो क्या आपका रेगुलेशन 111 बोलता है डेवलपमेंट वर्क में ही कि इससे ज्यादा रखना ही नहीं है। और पिलर साइज के लिए आप 111 वाला मेरा रेगुलेशन देख लीजिएगा। जो नया बच्चा लोग 2-3 मिनट स्किप कीजिएगा, जहां से हमने टेबल बताना चालू किया ट्रिक के साथ वहां से देखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन 112 में क्या है बाबू, डिपिलेरिंग। डिपिलेरिंग या डिप्लेरिंग ऑपरेशन एक ही बात होता है। ये डिप्लेरिंग के कई नाम है बेटा, वहां मेरा बोर्ड एंड पिलर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, इसको 10-12 को नाम बताए थे हम। डिप्लेरिंग ये एक के वर्ड नहीं है, ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है। एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर को भी डिप्लेरिंग बोलते हैं। ब्रोकन ग्राउंड का मतलब भी डिप्लेरिंग होता, ऐसे बहुत सारे नाम बताए वहां देखिएगा। तो ये डिप्लेरिंग कर रहे हैं, मतलब पिलर में से हम कोयला निकाल रहे हैं। डिप्लेरिंग क्या होता है, छोटा सा बात में, पिलर में से कोयला निकालना। फाइनल स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन है ये कोल का डिप्लेरिंग। तो इसके लिए डिप्लेरिंग करना है हमको डिस्ट्रिक्ट में, किससे परमिशन लीजिएगा, 1000 बार बताया परमिशन, जो जरूरत का चीज है उतना ही डिप्लेरिंग में बताएंगे। परमिशन किससे लीजिएगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। किससे परमिशन लीजिएगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। स्लीपिंग होल के लिए भी किससे लेते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। हॉट स्टार्टर में ब्लास्टिंग करना है, किससे परमिशन लेते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। और बहुत जरूरी चीज होता है वहां पर लेते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। जैसे आप लोग को 150 का सब रेगुलेशन 3 बताया होगा कि वाटर लॉक्ड वर्किंग की तरफ हम वर्किंग बढ़ा रहे हैं 60 मीटर के अंदर में, वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर वर्किंग बढ़ा रहे हैं, तब हम परमिशन लेते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। एबनॉर्मल सीपेज अब वाटर हो गया है, ऐसा नोटिस हुआ हमको, और तो हमको क्या करना, तत्काल काम बंद कर देना 150 रेगुलेशन 150 के तहत, और तब तक काम चालू नहीं करना है जब तक रीजनल इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का परमिशन नहीं मिलता है। वैसे ही आपका रेगुलेशन 119 भी है, वहां चीफ इंस्पेक्टर माइंस अभी इसी में देख रहे हैं आगे, ठीक है देखेंगे, ठीक है। तो डिप्लेइंग के लिए परमिशन लेना रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। और इसमें बहुत सारा चीज है कि आपको एयर ब्लास्ट के खतरा से बचना होगा, इस टाइप से डिप्लेइंग करना है, प्रीमेच्योर कोलैप्स नहीं होना चाहिए, उस टाइप के डिप्लेइंग ऑपरेशन आपको कंडक्ट करना है। और एट ए टाइम जिस पिलर को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अंडर पिलर एक्सट्रैक्शन, जिस पिलर का हम डिप्लेइंग कर रहे हैं वहां से आगे 2 ही पिलर तक आप स्प्लिट कर सकते हैं। कितना पिलर तक कर सकते हैं जी, 2 पिलर्स shall be splitted, 2 pillars shall be splitted ahead A लिखा है, ahead मतलब आगे, ahead of पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन। लेकिन और एक इसमें बात है, आगे और बता रहा है, पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन, जो पिलर को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे 2 ही पिलर आगे तक हमको स्प्लिटिंग करने का परमिशन मिलता है जब डिप्लेइंग चल रहा है तब। लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट में हमको चालू करना है, क्या चालू करना है, डिप्लेइंग चालू करना है, तब हमको काम करने में बड़ा असुविधा हो जाएगा 2 ही पिलर में। तब क्या बोलता है, जब डिप्लेइंग चालू होना है डिस्ट्रिक्ट में, जब डिप्लेइंग चालू होना है डिस्ट्रिक्ट में, उस समय के लिए आपका रेगुलेशन 112 बोलता है कि जो पिलर को आप अंडर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे 4 पिलर आगे तक, कितना पिलर आगे तक, 4 पिलर आगे तक स्प्लिट कर सकते, गैलरी का हाइटनिंग कर सकते। कब बोला बेटा 4 पिलर है, कब बोला 2 पिलर है भैया, बबुआ बुझनु हो, 2 पिलर का जब डिप्लिंग चल रहा है तब अंडर पिलर एक्सट्रैक्शन से 2 पिलर आगे तक ही स्प्लिट करना है या हाइटनिंग करना है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में डिप्लिंग चालू होने वाला है, तब आप जो पिलर को हम अंडर एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे 4 पिलर एडवांस तक स्प्लिटिंग कर सकते हैं या हाइटनिंग कर सकते हैं। इतना मोटा मोटी इस रेगुलेशन में याद रखिए। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा रेगुलेशन 117 पॉइंटिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस। एक कॉन्ट्रावेंशंस क्या होता है, उल्लंघन, क्या होता है ये, उल्लंघन
जो कानूनी आपके प्रावधान है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, उनका ओनर एजेंट या मैनेजर ने पालन नहीं किया है या उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया है, और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या कोई इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ने माइन का इंस्पेक्शन किया और देखा कि ये उल्लंघन हुआ, ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ, यहाँ पे कानून का वायोलेशन हुआ है, लॉ का वायोलेट किया गया है, तब क्या करते हैं वो, एक रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं फॉर्म 6। क्या बोलते हैं? फॉर्म 6। इस फॉर्म 6 में कॉन्ट्रावेंशन लिखते हैं। कभी आपको आ सकता है कि कॉन्ट्रावेंशन किस फॉर्म में लिखते हैं भैया? फॉर्म 6 में लिखते हैं। अब वो फॉर्म 6 में लिख दिए, इसका मतलब है कि ओनर एजेंट या मैनेजर को इस बात की जानकारी है, और ये फॉर्म 6 का एक कॉपी ओनर एजेंट और मैनेजर को भी देंगे, जो भी इंस्पेक्टर माइंस या चीफ इंस्पेक्टर माइंस ने माइन का इंस्पेक्शन किया, कॉन्ट्रावेंशन लिखा है तो। ठीक है, अब कॉन्ट्रावेंशन लिख दिया, फॉर्म 6 में एंट्री हो गया, तो वो जिस दिन एंट्री हुआ उसके नेक्स्ट डे, विद इन 1 डे, कब बोल रहे बेटा? विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर, विद इन 1 डे आपको क्या करना होगा? एक दिन के अंदर में नोटिस बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड, एक दिन के अंदर नोटिस बोर्ड पर ये जो फॉर्म 6 की एंट्रीज है उसको चिपकाना होगा। एक दिन के अंदर में क्या करना है? नोटिस बोर्ड पर ये फॉर्म 6 में जो एंट्रीज लिखी है, जो कुछ भी लिखा है, उसको नोटिस बोर्ड पे लगाना। और इस नोटिस बोर्ड पर इस एंट्री को कब तक रखना है? नॉट लेस देन 15 डेज, 15 दिन तक कम से कम, नॉट लेस देन, ऑब्जेक्ट को जमाना, नॉट लेस देन 15 डेज तक फॉर्म 6 में लिखी हुई एंट्रीज को बोर्ड पर रहना चाहिए। और उधर था बेटा वो रेगुलेशन 8 वाला, कितने दिन तक नोटिस ऑफ एक्सीडेंट या नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस को चिपका के रखना? नॉट लेस देन 14 डेज था। वो कितना था? नॉट लेस देन 14 डेज। और ये फॉर्म 6 वाला एंट्री क्या है? नॉट लेस देन 15 डेज। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, ये जो फॉर्म 6 में लिखी हुई एंट्री है, इसको माइन ऑफिस में इंस्पेक्शन पर्पज के लिए कब तक प्रिजर्व करना है? नॉट लेस देन 3 इयर्स। कब तक उस एंट्री को जिंदा रखना है? नॉट लेस देन 3 इयर्स। ठीक है, क्या है? नॉट लेस देन 3 इयर्स तक वो जो फॉर्म 6 में लिखी हुई बात है उसको प्रिजर्व करके रखना माइन ऑफिस में। काहे के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन। कभी भी कोई भी इसको डीजीएमएस ऑफिशियल देख सकता है। इसके लिए नॉट लेस देन 3 इयर्स तक फॉर्म 6 की एंट्री को माइन ऑफिस में उपलब्ध रखा जाएगा। एक बात, अब ये फॉर्म 6 में एंट्री तो हो गया कॉन्ट्रावेंशन का। क्या फॉर्म 6 काहे के लिए रहता है? कॉन्ट्रावेंशन के लिए। तो कॉन्ट्रावेंशन लिख दिया और वो चले गए, तो आप चुपचाप बैठ जाएगा ओनर एजेंट या मैनेजर है तो नहीं। आप 15 दिन के अंदर में, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, क्या बोलता है? नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, इतना ही लिख के रखना ना यार इसमें। और याद रखना कि कॉन्ट्रावेंशन फॉर्म 6 में लिखते हैं, कॉन्ट्रावेंशन फॉर्म 6 में लिख दिया तो मतलब फॉर्म 6 की जो एंट्री है उसको एक दिन के अंदर में नोटिस बोर्ड पर चिपका देना है और उसको 15 दिन तक नोटिस बोर्ड पे रखे रहना है। और जो फॉर्म 6 की एंट्रीज है उसको माइन ऑफिस में 3 नॉट लेस देन 3 इयर्स, कम 3 साल से कम के लिए नहीं बोल रहा, तब तक के लिए उसको जिंदा रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। और जो फॉर्म 6 की एंट्री है उस पे मैंने ओनर एजेंट या मैनेजर ने क्या एक्शन लिया, किस डेट पे एक्शन लिया, ऐसा लिखते हुए एक कॉपी जो है जो भी संबंधित इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेंगे। जिसने इंस्पेक्शन किया तो उसको भेजेंगे, जिसने नहीं किया उसको नहीं भेजना है। कितने दिन के अंदर में? नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, इतना ही इसमें याद रखिएगा। अब आते हैं रेगुलेशन 118 पर। हम अब रेगुलेशन 118 मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग, 3 ही बात याद रखना, ढेर सारी चीजें। हम इसको रेगुलेशन 118 को सीएमआर के प्ले लिस्ट में भी डाले हैं। और कंटिन्यूअस
वर्किंग क्या होता है या कंटिन्यूस सिम क्या होता, मल्टी सेक्शन क्या होता, और उनको फिगर के माध्यम से रेगुलेशन को भी समझाया है और एक्सप्लेनेशन भी किया। बोर्ड एंड पिलर के वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें भी, ठीक है, और सीएमआर के प्लेलिस्ट में भी है ये। यहाँ पर हम आप लोग के एनसीएल के 3 को बात बताएंगे, उतना ही अभी नहीं याद रखिए। क्या पहली बात, ये कंटिन्यूस वर्किंग किसको बोलते हैं या कंटिन्यूस सिम किसको बोलते हैं पता है? यदि 2 सिम के बीच का जो पार्टिंग है वो 9 मीटर से कम रहे या हो जाता है तब उसको बोलते हैं कंटिन्यूस वर्किंग या कंटिन्यूस सिम, ठीक है। अब मल्टी सेक्शन किसको बोलते हैं बेटा? एक मोटका सिम है, थिक सिम है, और उसको कई भाग में हम काम कर रहे हैं, बीच बीच में पार्टिंग नहीं छोड़ेंगे, कोल का पार्टिंग छोड़ेंगे उसमें। और ये कंटिन्यूस वर्किंग या कंटिन्यूस सिम में पार्टिंग क्या करेगा? पत्थर करेगा, स्टोन करेगा, रॉक्स का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टी सेक्शन में जो पार्टिंग रहेगा कोल का रहेगा, ठीक है। तो कई भाग में काम करते हैं, उसको मल्टी सेक्शन बोलते हैं मोटका सिम में, ठीक है, थिक सिम में। तो इसके लिए चाहे आप मल्टी सेक्शन के लिए काम करना चाहते हैं या कंटिन्यूस वर्किंग में काम करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेना होगा। ये बड़का बात है। 118 119 में आपको परमिशन लेना होता है। 150 118 119 जो मुझे याद आ रहा बोल रहा, वो चीफ इंस्पेक्टर माइन से लेना होता है। किससे? बड़का वाले डीजी में साहब से, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर माइन से। परमिशन किससे लेना होगा आपको? कंटिन्यूस सिम में काम करना है आपको या कंटिन्यूस वर्किंग करना है, या जिसको आपका रेगुलेशन लिखा होगा व्हेन 2 सिम्स लाइंग विद इन 9 मीटर ऑफ ईच अदर, वही बात हुआ कंटिन्यूस वर्किंग या कंटिन्यूस सिम, ठीक है। कि जब कोई 2 सिम 9 मीटर के अंदर स्थित है उसी को बोलते हैं कंटिन्यूस वर्किंग या कंटिन्यूस सिम, ठीक है। एक डेफिनेशन ये भी तैयार हुआ। या मल्टी सेक्शन में आपको काम करना है मोटका सिम में तो आपको परमिशन लेना होगा। परमिशन किससे लेना होगा? चीफ इंस्पेक्टर माइन से प्रायर परमिशन लेना होगा। एक बात याद रखिए। दूसरा बात, जब आप मल्टी सेक्शन या कंटिन्यूस वर्किंग करते हैं तब आपको पार्टिंग का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? पार्टिंग का। पार्टिंग शुड नॉट बी नॉट लेस देन 3 मीटर। ये नॉट लेस देन का सिंबल है बेटा, नॉट लेस देन 3 मीटर। पार्टिंग चाहे मल्टी सेक्शन हो चाहे कंटिन्यूस सिम हो या कंटिन्यूस वर्किंग जिसको बोल रहे हैं, पार्टिंग 3 मीटर से कम नहीं रहेगा। अभी समय नहीं है तो हम एक डीआरसी अंडरग्राउंड WCL का एक घटना बताते 2002 का। वहां का कोई बच्चा एक दिन लिख रहा था कि हम हमारे घर के पास में है, उसको पता होगा 6 आदमी पार्टिंग कम होने से सीधा अंदर घुस गए। कभी बताऊंगा, ठीक है। पार्टिंग जो है नॉट लेस देन 3 मीटर, मल्टी सेक्शन में काम कर रहे हैं या कंटिन्यूस सिम में काम कर रहे हैं आप, तो पार्टिंग 3 मीटर से कम नहीं रहेगा, नॉट लेस देन 3 मीटर। और एक और चीज बोलता है सुपर इम्पोजिशन। यही 3 बात याद रखना ना बेटा, फिर बाद में विद्वान बनना। सुपर इम्पोजिशन, ये सुपर इम्पोजिशन क्या होता बचवा? ये सुपर इम्पोजिशन कुछ नहीं होता है। अरे ऊपरी सिम का जो पिलर और गैलरी है वो निचले सिम के पिलर और गैलरी के जस्ट ऊपर नीचे रहेगा। पिलर के ऊपर पिलर रहेगा और गैलरी के ऊपर गैलरी रहेगा। इसी को बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। कोई बड़का चीज है का? यह मल्टी सेक्शन है। एक ही सिम है, सिम एक है लेकिन मोटका सिम है, थिक सिम है, उसको कई भाग में काम कर रहे हैं। तो अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन का, अपर सेक्शन के पिलर के नीचे लोअर सेक्शन का भी पिलर रहेगा और ऊपर सेक्शन का जो गैलरी है और लोअर सेक्शन का गैलरी वो एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेगा। उसी को बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो मल्टी सेक्शन या कंटिन्यूस वर्किंग में हमको काम करना है तो आपको सुपर इम्पोजिशन को फॉलो करना है, ठीक है। क्या ये फॉलो करना है? सुपर इम्पोजिशन फॉलो करना है। लेकिन जहां लग गया तब आप बड़ा ध्यान रखना, सुपर इम्पोजिशन फॉलो करना है बोल रहा, ठीक है, करना है। लेकिन अब लेकिन लग गया, लेकिन क्या बोलता? यदि सिम का इंक्लिनेशन, स्टाटा का इंक्लिनेशन, स्टाटा बोलिए सिम बोलिए के बाद स्टाटा का इंक्लिनेशन जो है 30 डिग्री से ज्यादा है, मोर देन 30 डिग्री है, स्टाटा का इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा है तो सुपर इम्पोजिशन की जरूरत नहीं है। अभी कारण नहीं बताएंगे, इसका भी कारण है, एकदम ऐसे ही थोड़ी बोल दिया कि काहे नहीं करेंगे, क्या अभी समय नहीं है। स्टाटा का इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा है तब
सुपर इम्पोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, सुपर इम्पोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यही वो लेकिन वाला था, रिक्वायर्ड। ठीक है, यदि सी मैकेनिकल से 30 डिग्री ज्यादा है तो गैलरी के ऊपर गैलरी और पिलर के ऊपर पिलर वाला आपको जरूरत नहीं है, यही बोल रहा हूं। तो हो गया 118। अब आते हैं 119 पर। बाबू इस वीडियो का लास्ट कंटेंट, फिर दूसरा वीडियो मिलेंगे। 40 मिनट हो गया है। ठीक है, रेगुलेशन 119, वर्किंग अंडर रेलवेज रोड एटसेट्रा एटसेट्रा में और में कोई चीज होगा, इसलिए ईटीसी लगा दिया। ठीक है, तो क्या बोलता है, आपको डेवलपमेंट करना है ना डिप्लेरिंग करना है, ये आपका रेलवे रोड के 45 मीटर के अंदर। ठीक है, आपका कोई अंडरग्राउंड वर्किंग है, तो रेलवे रोड के नीचे तो करना ही नहीं है, उसके 45 मीटर दूर तक भी आपको ना तो डेवलपमेंट करना है ना ही डिप्लेइंग करना है। और यदि करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा। ठीक है, किससे परमिशन लेना होगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन। 118, 119 और 150 जो हमको याद आ रहा है, इनमें तीनों में किसका परमिशन लगता बेटा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का। ठीक है, तो क्या बोलता, नो वर्क, एक दो लाइन में लिखिएगा इसको और याद रखिए। एक पॉइंट लिखिएगा, नो वर्किंग शैल बी मेड, नो वर्किंग शैल बी मेड, मतलब कोई भी वर्किंग नहीं की जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ डेवलपमेंट, डीवी देव लिख दिया, डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट नहीं करेंगे। एक बात बोला, नो वर्किंग शैल बी मेड मतलब डेवलपमेंट नहीं करेंगे। एंड मतलब और, दूसरा क्या होता, नो एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर, एक्सट्रैक्शन EXT मतलब एक्सट्रैक्शन, और रिडक्शन ऑफ पिलर्स, रिडक्शन ऑफ पिलर्स मतलब डिप्लेरिंग, डिप्लेरिंग भी नहीं करेंगे, ना डेवलपमेंट करेंगे ना डिप्लेरिंग करेंगे। कहां नहीं करेंगे? टू एनी पॉइंट विदिन 45 meters, within 45 meters of railways, roads or public works। ठीक है, ये रेलवे रोड पब्लिक वर्क के 45 मीटर के अंदर ना तो डेवलपमेंट करेंगे ना डिप्लोइंग करेंगे। इतना ही ना बोल रहा बेटा ये, और बाकी कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, वो तुम लोग को वर्डिंग समझने में दिक्कत हो। नो वर्किंग शैल बी मेड, अब बच्चा बोला क्या बोल रहा है? अरे डेवलपमेंट नहीं करने के लिए बोल रहा है। और नो एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर शैल बी कंडक्टेड, ऐसा लिखेगा। वो हम कंडक्टेड फंक्शन छोड़ दिया है, मतलब डिप्लोइंग भी नहीं करने के लिए बोल रहा है। डेवलपमेंट तो करना ही नहीं है, अब डेवलपमेंट नहीं करेंगे डिप्लोय कहां से करेंगे? सीरीज बात, ना डेवलपमेंट करना डिप्लोइंग करना, कहां नहीं करना। टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर्स ऑफ एनी रेलवे रोड और पब्लिक वर्क्स विदाउट द, एक और बात है, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। और एक लास्ट पॉइंट क्या है, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। मतलब कहने का कुल मिला के बात हुआ कि रोड, रेलवे, पब्लिक वर्क के 45 मीटर के अंदर यदि आपको काम करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा। इतना ही आपका रेगुलेशन 119 बोलता है। तो अभी के लिए विराम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वर्किंग वाला ही पूरा लेंगे, उसके बाद फिर बाकी और चीज देखेंगे ना। 18 तारीख शाम तक हम फीड करते रहेंगे, मेरे साथ चलते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए, लेकिन जो डालते उसको भी देख लीजिए।